मेरे अत्यंत प्रिय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपसे सी सेट का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। और उस टॉपिक के नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। इस टॉपिक का नाम है बोधगम्यता, जिसे आप कंप्रिहेंशन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ठीक इससे पहले का जो मेरा लेक्चर है कि सी सेट की तैयारी की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसके तहत आपने सुना है कि पूरे के पूरे आपके पेपर में यानी कि 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 क्वेश्चंस में से मिनिमम 25 क्वेश्चंस कंप्रिहेंशन पर होते हैं। और उस रणनीति के अंतर्गत मैंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए यदि आपका जो दूसरा सेक्शन है मैथ्स का, रीजनिंग का, वह कमज़ोर है तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इसी पर यानी कि कंप्रिहेंशन पर देना चाहिए। और अगर हम टोटल तैयारी की रणनीति की बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह लगता है कि जो कंप्रिहेंशन का जो पार्ट है वो अपेक्षाकृत आसान है। हाँ, उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ बातें ज़रूरी होंगी, कुछ तकनीकी की जानकारी होनी ज़रूरी है। और उन्हीं जानकारी को लेकर यहाँ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, बोधगम्यता की तैयारी के लिए, उसके अभ्यास के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हो सकती हैं मेरे जहन में हैं। सोचने विचारने के बाद जो मुझे मिली हैं, इस पर जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर मेरी जो अपनी समझ विकसित हुई है, उन सब की चर्चा मैं यहाँ इस लेक्चर में करने जा रहा हूँ। तो आइए अब विधिवत तरीके से शुरुआत करते हैं कंप्रिहेंशन की। और इस टॉपिक को मैं स्पेशली नाम देना चाहूँगा बोधगम्यता का परिचय, या बोधगम्यता से परिचय कह लीजिए। यानी कि जो कंप्रिहेंशन है उसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, या कह लीजिए कि उससे आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपका उससे परिचय करा रहा हूँ। दोस्तों, जब मैं स्टूडेंट्स की लाइव क्लासेस लेता हूँ, उस समय जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बोधगम्यता का क्या मतलब है, तो इनफैक्ट मुझे यह सुनकर बहुत निराशा होती है कि शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो बोधगम्यता के बारे में सही सही बता सके कि इनफैक्ट ये होता क्या है। ज़्यादातर स्टूडेंट को यह लगता है कि एक छोटा सा अंश दिया हुआ होता है, उस अंश को हम पढ़ते हैं, और चूंकि उसी अंश पर आधारित कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो चूंकि अंश दिया हुआ है उसे हम पढ़ चुके हैं, तो पढ़ने के बाद बड़े आराम से हम उनके उत्तर दे सकते हैं, दे देते हैं। लेकिन जिन्होंने जरा भी इसका प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल करने का मतलब है कि बाकायदे उन्होंने एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लिए, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को सॉल्व किया, उनके उत्तर दिए, और जब उसे सही उत्तर से मैच किया तो पता लगा कि उनका उत्तर तो बिल्कुल गलत है। जबकि वे जब उत्तर लिख रहे थे या उत्तर दे रहे थे, निशान लगा रहे थे, तब 100% बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि मेरा उत्तर सही है, और पता लगा कि यहां तो वह उत्तर गलत हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, इसके जो कोर में जो रीजन है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो कुल मिलाकर यह कि जो बोधगम्यता के बारे में समझ होनी चाहिए कि इनफैक्ट ये बोधगम्यता है क्या, वह समझ उस स्टूडेंट में नहीं है। उसे ऐसे ही लगता है जैसे कि वो कोई भी किताब पढ़ते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से एक छोटा सा आर्टिकल है ये, या किताब का एक छोटा सा अंश है, हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने जान लिया और हम उत्तर दे लेंगे। मुझे लगता है कि दोस्तों, अगर आप ये धारणा लेकर के चल रहे हैं तो ये सबसे खतरनाक धारणा है, और बोधगम्यता की दृष्टि से आप से मैं कहना चाहूँगा कि एक प्रकार का पॉइजन है, इसे आप समझ नहीं रहे हैं। इसीलिए मुझे लगा कि सबसे पहले तो मुझे ये बताना चाहिए अपने प्यारे विद्यार्थियों को कि इनफैक्ट बोधगम्यता है क्या, आप इसे थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम यहाँ यही कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें शब्द, हिंदी का बड़ा प्यारा शब्द है बोधगम्यता। देखिए, ये बोध क्या है, इंग्लिश में ये है कंप्रेहेंशन, यानी कि सीधे सीधे ये रीडिंग नहीं है, ये पैसेज रीडिंग नहीं है। कहा भी जा सकता था पैसेज रीडिंग, क्योंकि जो अंश दिया जाता है पढ़ने के लिए उसका नाम है, आप देखिए पेपर में, पैसेज। हिंदी में उसे हम कहते हैं परिच्छेद। तो परिच्छेद का पढ़ना भी कहा जा सकता है, परिच्छेद का अध्ययन कहा जा सकता है, लेकिन वहां कहा गया है बोधगम्यता। तो कोई ना कोई तो मतलब होगा इस बोधगम्यता का, अदरवाइज तो सीधे सीधे कुछ भी कहा जा सकता था। पैसेज का अध्ययन, पैसेज को पढ़ना, कुछ भी कहा जा सकता, लेकिन नहीं कहा गया।
ऐसा क्यों? देखिए, इसमें शब्द है बोध। बोध क्या है? देखिए, जो पैसेज है इसको एक साथ लेकर के हम समझने की कोशिश करें तो शायद अच्छे से समझ पाएंगे। जो आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज में कुछ पंक्तियां हैं, तो वो जो पैसेज है उसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं वे सब की सब सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है। हर सेंटेंस अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, या यूं कह लीजिए कि एक ही सेंटेंस में कई कई इंफॉर्मेशन हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए, आप एक वाक्य पढ़ते हैं कि भारत में गरीबी के मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, अशिक्षा है। तो अब आप देखिए कि एक ही लाइन में दो इंफॉर्मेशन हो गई कि गरीबी के कारण क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या और अशिक्षा। तो एक ही वाक्य में दो इंफॉर्मेशन, ज्यादा भी हो सकती है। तो याद रखिए कि जो परिच्छेद दिया हुआ है वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें सूचनाओं का संकलन है। अब सवाल यह है कि जो सूचनाओं का संकलन है, क्या हम इसे बोध मान सकते हैं? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ी गलती आपसे होती है। अक्सर इसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग में लाता हूं, बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स का क्या मतलब हुआ? एक लाइन परिच्छेद की पढ़ते हैं आप, फिर उसके नीचे की दूसरी लाइन पढ़ते हैं, फिर उसके नीचे की तीसरी लाइन पढ़ते हैं, लेकिन आप देखिए कि दो लाइन के बीच में थोड़ी सी जगह खाली रहती है ना? तो बिटवीन द लाइन्स की वो जो खाली जगह है, जहां कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं प्रिंट है, वहां है तो कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ कहा गया है तो कुछ भी नहीं का मतलब है लिखित रूप में तो वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां बहुत कुछ कहा गया है। और ये जो कहा गया है, इनफैक्ट ये अनकहा है। बड़ी विचित्र सी बात हो गई ना। अनकहा है का मतलब है कि ये लिखा नहीं गया है, लेकिन वहां कहा गया है। वो बात कही गई है। उस बात को आपको पकड़ना होगा। जब आप उस बात को पकड़ेंगे तब ये समझा जाएगा कि हां, अब आपने इस परिच्छेद का बोध प्राप्त कर लिया है। देखिए, जो बोध शब्द है, गौतम बुद्ध कहा गया उन्हें, गौतम बुद्ध। तो उनका नाम जो बुद्ध पड़ा है वो कहीं ना कहीं इस बोध गम्यता से जुड़ा हुआ शब्द है, बोध से जुड़ा हुआ शब्द है। क्योंकि आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध पता नहीं कितने गुरुओं के पास गए कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद वो साधना में बैठ गए, ध्यान मग्न हो गए, तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बेसिकली उन्हें बोध की प्राप्ति हुई, उन्हें बोध हुआ। तो ज्ञान को आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो एक शुष्क चीज है जो हम पढ़ने लिखने से हासिल कर लेते हैं, ढेर सारी सूचनाएं कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उन सूचनाओं को जोड़ जोड़ करके कुछ बात कह देते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा ज्ञानी है ना? लेकिन जो बोध है, बोध का मतलब होता है एक प्रकार से अनुभव के स्तर से गुजरना, अनुभव के स्तर से गुजरना। हमें ऐसा लग रहा है, इसको हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ठीक है, उसमें जो सूचनाएं हैं, जो ज्ञान है, वो हमें मालूम हो गई हैं, लेकिन इसमें कुछ ये भी है। उदाहरण के तौर पर चलिए मैं एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण देता हूं कि एक टीचर है, क्लास में कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। चलिए हम ये 5वीं की क्लास ले लेते हैं ना, 5th क्लास है, क्योंकि कॉलेजेज में ऐसा नहीं हो सकता। तो वो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक स्टूडेंट है जिसे वो बार बार कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट नहीं समझ रहा है। तो टीचर फिर आकर के कह देते हैं, यार तुम तो सचमुच में बहुत ही गधे हो। देखिए, ध्यान दीजिए, वाक्य है, तुम तो सचमुच में बहुत ही गधे हो, और इसके बाद उस स्टूडेंट को बैठा देते हैं। तो अब आप देखिए कि लिखा क्या गया है या कहा क्या गया है, तुम तो सचमुच में बहुत ही गधे हो। ये एक वाक्य है, ठीक है। अर्थ आप निकाल लीजिए, शब्दार्थ तो यही निकलेगा कि तुम गधे हो, लेकिन वो गधा तो नहीं है, वो गधे की तरह उसके 4 पैर नहीं है, गधे जैसा उसका चेहरा नहीं है, वो तो मनुष्य है, वो बच्चा है। लेकिन कहा जा रहा है कि तुम तो सचमुच में बहुत ही गधे हो। तो जब हम इस वाक्य से बोध हासिल करना चाहते हैं या अनुभव के स्तर पर इसके भावार्थ को पकड़ना चाहते हैं, मेरी समझ से बोधगम्यता के लिए एक बहुत अच्छा शब्द है भावार्थ, और हिंदी साहित्य में इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कविता होती है कोई, तो कहते हैं कि कविता का आप शब्दार्थ लिखिए, कि कविता के जो शब्द हैं उसके आधार पर उसका अर्थ क्या है, और फिर उसका भावार्थ लिखिए। भावार्थ का क्या मतलब है कि जो उसमें कहा गया है उसका कहने का अर्थ क्या है,
भाव क्या है? अगर वहां कहा गया है कि वह कमल जैसा सुंदर है, तो ये नहीं कि वो कमल है ना, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। इसे हम कहते हैं भावार्थ। यही है बोध। तो अब आप देखिए कि जिस उदाहरण की मैं बात कर रहा हूं कि तुम तो सचमुच में बहुत ही गधे हो, तो टीचर कहना क्या चाह रहा है कि तुम बहुत मूर्ख हो। तुम बहुत मूर्ख हो, गधा नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि तुम बहुत मूर्ख हो। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? मूर्खता से। फिर कह रहे हैं कि सचमुच में का मतलब है, यहां आप देखिए कि बहुत, सचमुच में बहुत ही, ये जो शब्द कहा गया है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया। अब इसमें क्या झलक रहा है? अगर इस वाक्य को अलग से आपको बता दिया जाए, तो अगर आप इस पर ध्यान देंगे, बोध के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक बार की रीडिंग से नहीं होता है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कहीं न कहीं अनुभव के स्तर पर भी गुजरने की जरूरत पड़ जाती है। तो इसका मतलब है, इससे ये लग रहा है कि टीचर ने इस स्टूडेंट को समझाने की बहुत कोशिश की कि किसी तरह से समझ जाए, किसी तरह से समझ जाए, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा है। इसीलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, सचमुच में। सचमुच में यार, मैंने बहुत ट्राई कर लिया लेकिन तुमको नहीं समझ, बहुत ही, फिर कह रहे हैं बहुत ही, कि सचमुच में तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही गधे हो, मूर्ख हो। तो आप देखिए कि इस वाक्य में कहीं ना कहीं आपको उस टीचर की झुंझलाहट भी महसूस हो रही होगी, कि वो टीचर भी पजल हो गया है, झुंझला गया है, और उसने हथियार डाल दिए हैं कि भैया अब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तो अब आप देखिए कि इस पूरे वाक्य में न तो टीचर ने ये कहा है कि मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, न ये कह रहे हैं कि मैं तो हथियार डाल रहा हूँ, न ये कह रहे हैं कि मैं अब झुंझलाहट में आ गया हूँ, न ये कह रहे हैं कि मैं अपना पेशेंस खो चुका हूँ। ये कुछ भी टीचर नहीं कह रहा है। वो एक वाक्य कह रहा है कि तुम तो सचमुच में बहुत ही गधे हो। लेकिन इस वाक्य से अभी हमने कितने सारे और अर्थ निकाल लिए। आप देख रहे हैं ना, ये कहा तो नहीं गया है, लेकिन हमने अर्थ निकाल लिए। तो ये जो अर्थ निकालने की जो क्षमता है, इसे ही हम कहते हैं बोधन क्षमता, कि आप उसमें से बहुत सी चीजें और भी निकाल लेते हैं, और भी चीजें समझ लेते हैं। तो इस तरीके से सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो बोध गम्यता है, बोध के स्तर तक पहुंचना, गम्यता का मतलब है चलना, बोध के स्तर तक चलना। यानी कि हम पढ़ने से शुरुआत करते हैं, जो लिखा हुआ है उससे शुरुआत करते हैं, और चलते चलते आगे, चलने का मतलब है विचार करना। जब हम विचार करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हम उससे आगे निकल जाते हैं, और जब आगे निकल जाते हैं तो ढेर सारे और अर्थ हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, आकर के खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी बोधन क्षमता विकसित हो गई है, हमारी बोध गम्यता आ गई है, या यूं कह लीजिए सरल शब्दों में समझने की योग्यता। ये समझने की योग्यता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। देखिए, आम तौर पर विद्यार्थी इसे सामान्य रूप में लेते हैं कि हमने अर्थ समझ लिया, एक एक शब्द के अर्थ को हम जान गए हैं, ये क्या कह रहा है हम समझ गए हैं। और सच बात है कि आप समझ गए हैं, लेकिन अभी आप उसकी गहराई में नहीं उतरे हैं। गहराई में आपको उतरना होगा। इसीलिए जब हम बोधगम्यता की बात करते हैं दोस्तों, तो बोधगम्यता के फिर हमारे सामने 3 स्तर आते हैं, 3 लेयर है। मेरी समझ से ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो बोधगम्यता है वो बेसिकली जो कहा गया है वो तो है, वो एक अर्थ है, लेकिन उस कहा गया है से परे और क्या अर्थ हैं उनको समझने की क्षमता। और देखिए कि ये जो क्षमता है ये कोई छोटी मोटी क्षमता नहीं है। इसका जो उद्देश्य होता है कंप्रिहेंशन का, बेसिकली वो यही होता है कि जो एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को कैसे पढ़ने में बहुत कुशल बनाया जाए, बहुत ही दक्ष बनाया जाए, यानी कि बहुत ही उसे उत्साही बना दिया जाए। देखिए, आप कविताएं पढ़ना क्यों पसंद करते हैं? जब गजल सुनाई जाती है तो गजल आप सुनने के बाद आप वाह वाह क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप गजल सुनते हैं या जब कविताएं सुनते हैं, तो जो आप सुनते हैं केवल उतना ही नहीं समझते, बल्कि ढेर सारा समझ लेते हैं, और भी सारी चीजें समझ लेते हैं। और चूंकि आपको ढेर सारी बातें समझ में आ जाती हैं, तो आपको आनंद आने लगता है, आपको मजा आने लगता है। इसका मतलब है कि जिनमें कंप्रिहेंशन की क्षमता होती है वो बहुत अच्छे रीडर होते हैं, उन्हें पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, उन्हें पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और सच पूछे तो पढ़ने का सही फ़ायदा वही उठा पाते हैं, क्योंकि जितना लिखा गया है उनकी जो जानकारी है वहीं तक सीमित नहीं होती है, वो उससे भी ज़्यादा समझ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, पुराने ज़माने जब चिट्ठी पत्री लिखी जाती थी, तो पोस्ट कार्ड में तो देखिए छोटी सी जगह होती थी, थोड़ी सी जगह होती थी, उसमें हाल चाल लिख दिया और समाचार लिख दिए, और आखिरी में एक वाक्य लिखा जाता था,
थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। क्या खूबसूरत बात है। थोड़ा लिखा ज्यादा समझना। मैंने लिखा तो थोड़ा है, लेकिन तुमको ज्यादा समझना है इससे। मतलब जितना लिखा है वहीं तक सीमित मत रहने जाना, उससे और अर्थ निकालना। यानी कि वो कह रहे हैं कि इस लिखे हुए को बोधगम्यता के स्तर पर ले जाना कंप्रेहेंशन है ये। जब तक इसको विस्तार के साथ नहीं समझोगे, तब तक मेरा लिखा हुआ भी अधूरा रह जाएगा। मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ तुम उसे नहीं समझ पाओगे। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो कंप्रेहेंशन होता है वो आप देखिए कि लिखा गया है, हम उसे बोधगम्यता के स्तर पर ले जा रहे हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो रही हैं? एक हमारे ज्ञान का विस्तार हो रहा है। इसलिए विस्तार हो रहा है क्योंकि अब हमारा जो ज्ञान है वो लिखे तक सीमित नहीं है, वो बोध तक चला गया है। जो पढ़ने की जो हमारी कौशलता है, जो पढ़ने की जो कुशलता है, जो दक्षता है, पढ़ने की दक्षता भी हमारी बढ़ रही है। मतलब मैं एक सही में ईमानदार पाठक हूँ, मैं बहुत अच्छा पाठक हूँ। और तीसरा ये है कि अनुभव करने की क्षमता भी हमारी विकसित होती है। हम अनुभव के स्तर पर गुजरने लगते हैं, और अनुभव के स्तर पर हम जितना ज़्यादा गुजरेंगे, बोधगम्यता की क्षमता उतनी ही अधिक आने लगती है। और दोस्तों, सीधी सी बात है कि पढ़ने में मजा आने लगता है। और फिर जो अंश लिखा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी इफेक्टिविटी बढ़ रही है, उसकी प्रभावशीलता बढ़ रही है? और जब प्रभावशीलता बढ़ रही है तो आपको लगेगा यार ये तो एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। मुझे ज्ञान भी मिल रहा है, मुझे सूचना भी मिल रही है, मुझे आनंद भी मिल रहा है, और इसकी प्रभावशीलता भी बढ़ रही है। एक तीर से कई निशाने। तब सही मायने में हम यूं कह लीजिए कि सच्चे ईमानदार पाठक बन पाते हैं। एक ऐसा पाठक जो पढ़ने में भी आनंद का अनुभव करता है। दोस्तों, चूंकि मैं इस तरह का आनंद का अनुभव करता हूं, इसलिए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि हो सकता है कि मेरी बात आपको उतनी विश्वसनीय न लगे, लेकिन गलत तो नहीं है। ये बात बहुत विश्वास करने लायक है। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जो बोधगम्यता है उसका वो अर्थ हुआ कि एक जो परिच्छेद दिया हुआ है, उस परिच्छेद का हम ओवरऑल मीनिंग निकाल सके कि ये कहना क्या चाह रहा है, सारांश निकाल सके, भावार्थ निकाल सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कंप्रिहेंशन होता है, इसके 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। सामान्य तौर पर आपको समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं। तो आइए उन 3 स्तरों को देख लेते हैं। शायद ये 3 स्तरों को जानने के बाद जो बोधगम्यता से आपका परिचय होना चाहिए, वो शायद और गहरा हो सके, और ज़्यादा अच्छा और मित्रतापूर्ण हो सके। देखिए, इसका जो पहला स्तर है ना, उस स्तर से आप सभी गुजरते हैं। उस स्तर का आप सबको खूब अनुभव है। इसे आप कह लीजिए शाब्दिक स्तर, शाब्दिक अर्थ का स्तर। यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसका बिल्कुल लिटरल मीनिंग आप निकाल रहे हैं। जो कुछ लिखा हुआ है आप उसे ज्यों का त्यों समझ रहे हैं। तो देखिए, तो किसी भी अध्ययन का फाउंडेशन ही है। सबसे पहले तो हम जब किसी भी बात को पढ़ेंगे, किसी लिखे हुए को पढ़ेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर हम उसके लिटरल मीनिंग ही निकालते हैं। तो उसे आप उस अंश का या उस किताब बुक का, उस आर्टिकल का फाउंडेशन मान लीजिए। शुरुआत तो यहीं से होगी, है ना। ये यात्रा की शुरुआत है, बोधगम्यता की यात्रा की शुरुआत है, और शुरुआत इसकी होती है शाब्दिक अर्थ से। इसके बाद हम इसके मिडिल पर पहुंचते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसे आप कह लीजिए भावार्थ। दूसरे शब्दों में इसे आप निर्गत अर्थ भी कह सकते हैं। भावार्थ का मतलब है कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। वो कह तो कुछ रहा है, लेकिन वो कहना कुछ और चाह रहा है। जैसे वहां टीचर का मैंने उदाहरण दिया कि वो कहना तो ये चाह रहा है कि तुम बहुत मूर्ख हो, लेकिन वो ये ना कह करके कह रहा है कि तुम बहुत गधे हो, है ना। उसमें झल्लाहट हो गई है, उसका आक्रोश बहुत बढ़ गया है। तो कहता है यार तुम तो बहुत गधे हो। तो आप देखिए कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाने। फिल्मी गीत की एक लाइन है जो मुझे अचानक याद आ गई। यानी कि आप कहना कुछ और चाह रहे हो, लेकिन कह कुछ और रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई जानबूझ करके गड़बड़ी कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी बात को और प्रभावशाली तरीके से कहने के लिए ये कह रहे हो। या कभी कभी ऐसा होता भी है कि हम किसी बात को सीधे तौर पर नहीं कहना चाहते, उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, तो हम इनडायरेक्ट में उसे कह देते हैं, है ना। इनडायरेक्ट में हम उसे कह देते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी, हम आपके हैं कौन। ये फिल्म जरूर आपने सुनी होगी, देखी भी होगी, इसके बारे में सुना होगा, हम आपके हैं कौन। अब आप देखिए इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि भैया हम तो आपके कौन कौन होते हैं, हम आपके कुछ भी नहीं है।
ये लिटरल मीनिंग है। फर्स्ट स्टेज है बोधगम्यता की, हम आपके हैं कौन। लेकिन भावार्थ क्या यही है कि हम आपके हैं कौन, कि हम आपके कोई नहीं है? उसमें शिकायत है, इसमें व्यंग है कि भैया हाँ हाँ यार हम आपके कौन होते हैं, इसका मतलब है कि हम ही आपके सब कुछ हैं। ये व्यंग है, कहने की एक शैली है। तो यहाँ भावार्थ में क्या है कि भैया हम आपके बहुत कुछ हैं। क्योंकि जब वो आप किसी से कहेंगे कि हम आपके हैं कौन, तो कहेगा अरे नहीं नहीं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया, आप ही तो हमारे सब कुछ है। और आप कह रहे हैं कि अरे अरे आपके बिना हमारी जिंदगी क्या, यही कहने लगेंगे ना। तो आप देखिए कि कह तो रहे निगाहें कहाँ है और निशाना क्या है। हम आपके हैं कौन कहने का यहाँ अर्थ बिल्कुल बदल जाता है दोस्तों। ये सेकेंड स्टेज है जिसे हम कहते हैं इन्फरेंशियल मीनिंग। इंग्लिश में है इन्फरेंशियल मीनिंग, और हिंदी में आप कह सकते हैं भावार्थ, या कह सकते हैं निर्गत अर्थ, या कह सकते हैं डीपर मीनिंग, या कि उसकी गहराई में क्या अर्थ छिपा हुआ है। ये सेकेंड स्टेज है, और ये मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। देखिए शाब्दिक अर्थ को तो हर कोई समझ लेता है। वहां रुकावट कब आएगी? जब आप किसी शब्द के पर्टिकुलर अर्थ को नहीं समझ रहे हैं। एक शब्द प्रयोग में लाया गया है और उस शब्द का अर्थ आपको नहीं मालूम है, तब आप रुक जाएंगे। तब आप डिक्शनरी निकालते हैं, उस शब्द के अर्थ को जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, और शब्द के जब आप अर्थ को जान लेते हैं तो पूरे उस वाक्य का अर्थ आपको पता लग जाता है। ये अनुभव आपको होगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेज है, जो निर्गत अर्थ भावार्थ का जो स्तर है दोस्तों, ये थोड़ा सा कठिन होता है। इसके लिए जैसा कि मैंने कहा ये डीपर मीनिंग है, यानी कि उसके आपको गहरे उतरना पड़ता है। समुद्र के सतह पर तो आपको सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि ये बोतल बह करके चली गई है, ये पेड़ की डाल बह करके चली गई है, लेकिन यही तो समुद्र नहीं है। समुद्र के अंदर और भी कुछ है। थोड़ा सा नीचे डुबकी लगाइए तो आपको तैरती हुई खूबसूरत रंगीन मछलियाँ मिलेंगी, कोरल की दुनिया मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगी जो कि अंदर है, डीपर है। नीचे आपको उतरना पड़ेगा उसके लिए। तो ये जो सेकेंड स्टेज है, इसके लिए आपको नीचे उतरना पड़ता है, थोड़ी सी डुबकी लगानी पड़ती है। तो अब ये नीचे उतरना क्या है, ये डुबकी लगानी क्या है? मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा जानना ही चाहेंगे कि सर आपने कह तो दिया कि डुबकी लगानी पड़ती है, लेकिन बताइए तो कि हम डुबकी लगाएं कैसे। तो दोस्तों थोड़ी सी चर्चा मैं यहाँ उसकी भी कर देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि डुबकी लगाने का मतलब है कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा कि भाई इसमें कहा क्या जा रहा है। ये इसकी पहली शर्त है। अगर आप सोचेंगे कि यूं ही आ जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा, जल्दबाजी में आप हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जल्दबाजी में नहीं, आप थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा विचार कीजिए। रुकिए, सोचिए, और सोचेंगे आप किस तरीके से, मैं उसके आपको 3-4 तरीके बता रहा हूँ। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला तो ये है कि मैं परिच्छेद को लेकर के बातें करना चाहूँगा कि जो परिच्छेद आपने पढ़ा है उसको पढ़िए। एक बार नहीं, 2-3-4 बार पढ़िए। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब आप इसका अभ्यास करेंगे। मैं एग्जामिनेशन हॉल की बात नहीं कर रहा हूँ। अभ्यास करते करते तो जब आप इसमें दक्ष हो जाएंगे ना, तो खुद ही फटाफट फटाफट होने लगेगा। मैं भी अभ्यास की बात कर रहा हूँ। उसके 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, उसे पढ़िए। और पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेज है कि ये जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या कहा गया है, यानी कि इसका सार क्या है। उसको जनरलाइज कर दीजिए। ये पर्यावरण के बारे में कहा गया है, ये आर्थिक स्थिति के बारे में कहा गया है, ये व्यक्ति के आचरण के बारे में कहा गया है। देखिए क्यों, किसके बारे में कहा गया है, उसको जनरलाइज कर दीजिए। सामान्य तौर पर अपने दिमाग में पढ़ने के बाद एक थॉट लेकर के आइए कि अच्छा ये जो अंश है, ये अंश इसके बारे में है। ठीक है, अब आपका हो गया कि ये अंश इसके बारे में है, यानी कि आपने अपने दिमाग में एक फोकल पॉइंट बना लिया है, एक केंद्रीय बिंदु बना लिया है। राइट। अब आप देखिए कि फिर जब आप उस अंश को पढ़ते हैं और फिर उस अंश को पढ़िए, तो उसमें ये ढूंढने की कोशिश कीजिए कि उसमें जो बातें कही गई हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि कारण प्रभाव संबंध, यानी कि अगर कोई निष्कर्ष दिया गया है, प्रभाव का मतलब निष्कर्ष हो गया, कोई अगर नतीजा निकाला गया है तो उसका हो सकता है कि उसमें कुछ कारण दिया गया हो कि इस कारण से यह हो रहा है,
यानी कि वैज्ञानिक तरीके से उसकी जांच करने की कोशिश कीजिए। और देखिए, अभी मैं ये जो 3-4 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये ये बातें बताते समय मेरे दिमाग में ये बात बहुत साफ है कि परीक्षा में, एग्ज़ामिनेशन में आपसे किस-किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं को दिमाग में रख कर के आपको ये पॉइंट्स बता रहा हूँ। रिलेशनशिप को जानने की कोशिश कीजिए, कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि इस कारण यह हुआ, सीधी-सी बात है। इसके बाद फिर आप अंश को अपने दिमाग में लाइए, पूरे अंश को दिमाग में लेकर के आइए। अगर तुरंत नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार पढ़िए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं अभ्यास के स्तर की बात कर रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल के स्तर की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे अंश को दिमाग में लाइए और दिमाग में लाने के बाद ये सोचिए कि इस पूरे के पूरे अंश में क्या कुछ भविष्य के बारे में घोषणा की गई है या कुछ भविष्यवाणी की गई है, कोई प्रेडिक्शन किया गया है, क्या कोई प्रेडिक्शन है? अब जानने की कोशिश कीजिए। जैसे प्रेडिक्शन के बारे में मैं जैसे आपको एक छोटी सी बात बता दूं, चलिए। जैसे मान लीजिए कि काले घने बादल छाए हुए हैं। एक वाक्य कहता है कोई कि काले घने बादल छाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से मिलने गए हैं और अब आप कह रहे हैं कि अब मैं घर वापस जाना चाहता हूं। ठीक है? तो जिसके यहां आप मिलने गए हैं वो कहता है कि काले घने बादल छाए हुए हैं। अब आप देखिए कि दोनों में बड़ा आपको अटपटा सा लगेगा कि मैं तो कह रहा हूं कि मैं घर जाना चाह रहा हूं, लौटना चाह रहा हूं, और वो कह रहा है कि काले घने बादल छाए हुए हैं। लेकिन वो जो कह रहा है कि काले घने बादल छाए हुए हैं, इसके माध्यम से वो कुछ प्रेडिक्शन कर रहा है, कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है, मौसम के बारे में प्रेडिक्ट कर रहा है और आपसे कह रहा है कि चूंकि काले घने बादल छाए हुए हैं, इसीलिए हो सकता है कि तेज बारिश हो जाए, वर्षा होने लगे, तुम अभी मत जाओ। प्रेडिक्शन कर रहा है ना वो। वहां कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रेडिक्शन उसमें है। उसमें बोध देख रहे हैं ना आप। अब आपको बोध के स्तर पर लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नाराज हो जाइए ना उससे कि मैं तो कह रहा हूं यार कि मैं जाना चाहता हूं, तो तुम ये कहो कि चले जाओ या तुम ये कहो कि मत जाओ। ये क्या कह रहे हो कि काले घने बादल छाए हुए हैं। तो आपको लगेगा ना कि इसका साफ मतलब है कि जो सुनने वाला है या मैं, बोध को नहीं समझ पाया, उसके कहने का अर्थ क्या है, उसके कहने का आशय क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, इसे मैं नहीं पकड़ पाया। तो अब आप देखिए कि उसके माध्यम से वो कुछ प्रेडिक्शन कर रहा है। तो आपको तीसरे स्तर पर जाकर के, मैं सेकंड स्तर की बात कर रहा हूं, और मैं अभी जो इन्फरेंशियल मीनिंग है उसको आप कैसे निकालेंगे, उसमें क्या क्या आप निकाल सकते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो तीसरा जो बिंदु है कि आप देखिए कि इसके माध्यम से क्या कुछ इसमें प्रेडिक्शन हो रहा है। देखिए, जरूरी नहीं कि प्रेडिक्शन हो ही, लेकिन आपको अभ्यास के दौरान पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद अब आप देखिए कि फिर अब लास्ट स्टेज ये है कि अब आप एक लिस्ट सी बनाइए कि ये जो अंश दिया गया है, इस अंश में ऐसे कौन कौन से आइडियाज झलक रहे हैं जो यहां कहे नहीं गए हैं। आइडियाज कौन कौन से हैं, मतलब उसमें कहा तो नहीं गया है लेकिन आइडियाज हैं। उदाहरण के तौर पर फिर मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, जो मैंने कहा कि तुम तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा गधे हो। तो उसमें मैंने आपको देखे कि आइडिया बताया था, है ना, कि उस एक में क्या था कि टीचर परेशान हो गया है, उसका जो धैर्य है वो जवाब दे चुका है, वो स्टूडेंट के ऊपर बहुत झुंझला गया है, उसने समर्पण कर दिया है ना, ये सब आइडियाज उसमें से निकल करके आते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो परिच्छेद है, उसमें कौन कौन से आइडियाज निकल करके आते हैं, कौन कौन से अर्थ निकल रहे हैं जो कि उसमें लिखे हुए तो नहीं है लेकिन उससे निकलते हैं। तो दोस्तों, ये जो 3-4 चीजें मैंने जो आपको बताई हैं, ये सेकेंड स्टेज की बातें हैं, जिसे आप डीपर मीनिंग कहते हैं। और इसका जब आप अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्रिहेंशन के लिए आप कितने परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, अब जो तीसरा और जो आखिरी स्तर है वो है तार्किक निष्कर्ष, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इवेलुएटिव मीनिंग। इवेलुएटिव मीनिंग, इवेलुएटिव मीनिंग का मतलब है कि अब आप एक वाक्य को लेकर के नहीं चल रहे हैं, उस पूरे के पूरे अंश को पढ़ रहे हैं, और अंश को पढ़ने के बाद आप उस पूरे के पूरे अंश को इवेलुएट कर रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, और पूरे के पूरे परिच्छेद के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं
कि अच्छा यह कहा जा रहा है या इसके कहने का यह मतलब है। हालांकि साफ तौर पर कहीं भी परिच्छेद में आपको ये वाक्य नहीं मिलेगा कि कहने का मतलब यह है। जैसे मान लीजिए कि आप पर्यावरण पर एक अंश पढ़ रहे हैं और उसमें पर्यावरण के सामने अभी जो संकट आ रहे हैं जिन जिन कारणों से, उनकी चर्चा की गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगातार बढ़ती चली जा रही है, जंगल लगातार कटते चले जा रहे हैं, मृदा जो है ना उसका क्षरण होता चला जा रहा है। इस तरह से पर्यावरण के बारे में वो कह रहे हैं। ठीक है, कहने के बाद आखिरी में वो कुछ कह करके इसे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, समाप्त कर देते हैं कि पर्यावरण की स्थिति काफी गंभीर है, ये कह के वो खत्म कर देते हैं। उन्होंने बता दिया कि पर्यावरण की स्थिति काफी गंभीर है। अब उसको पूरा अंश पढ़ने के बाद आप इवेल्युएट क्या करेंगे? अब उसमें तो नहीं कहा गया है कुछ भी, लेकिन आप इवेल्युएट कर सकते हैं। इवेल्युएट कर सकते इस रूप में कि यदि मनुष्य जीवन की रक्षा करनी है तो पर्यावरण की रक्षा जरूरी है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य संकट में पड़ सकता है। इस तरह के आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसको पढ़ने के बाद। तो यह है ओवरऑल निष्कर्ष, ओवरऑल मीनिंग, है ना। पूरे को पढ़ने के बाद उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे ही मैंने इंग्लिश में कहा है इवेल्युएटिव मीनिंग। इसे आप कह सकते हैं तार्किक निष्कर्ष, लेकिन जो आपका निष्कर्ष होना चाहिए वो बहुत सही होना चाहिए, तर्क पर आधारित होना चाहिए। आपके भावनाओं के आवेश में वो निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि आपको ऐसा लगा अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए कि आपको जो लग रहा है उस लगने का संबंध उस परिच्छेद से है या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि ये पूरे के पूरे परिच्छेद को पढ़ते समय मित्रों आपको ध्यान में रखना होगा कि आप इमोशन के ग्रिप में ना आ जाएं। अगर आप इमोशन के ग्रिप में आ जाएंगे तो तार्किकता खत्म हो जाएगी, लॉजिकल स्टेटमेंट गायब होने लगेंगे और फिर आपको लगेगा कि मैं तो बहुत सही करके आया हूं और पता लगा कि आप पूरी तरह से गलत हो चुके हैं। तो मित्रों ये इसके 3 स्तर हुए बोधगम्यता के। मैं उन 3 स्तरों को यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। पहला है शाब्दिक अर्थ, बिल्कुल लिटरल मीनिंग, जो फाउंडेशन होता है किसी भी कंप्रहेंशन की रीडिंग का। इसके बाद जो दूसरा होता है वो है इन्फरेंशियल मीनिंग, निर्गत अर्थ, भावार्थ। ये डीपर मीनिंग है, इसके लिए आपको विचार करना पड़ता है। और इसके बाद जो तीसरा है ओवरऑल मीनिंग, जिसे आप कहेंगे इवेल्युएटिव मीनिंग, तार्किक निष्कर्ष, तार्किक अर्थ। और ये जो अर्थ होगा ये याद रखिए कि आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो कहा गया है उससे बाहर कहाँ कुछ और है। जब हम इन सब को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और ये सारी चीजें हमारे कमांड में आ जाती हैं, तब आप ये मान करके चलिए कि हाँ अब जो है मुझे बोधगम्यता आ गई है, मेरा बोधगम्यता हो गया है। मैं मजाक में कह रहा हूं, मतलब अब मुझे में बोध की क्षमता विकसित हो गई है। और दोस्तों बोध की क्षमता का विकसित होना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। वहां तो देखिए जरूरी है ही, लोग आपके पास आएंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे, तो आप उनको तो ऐसा नहीं कहेंगे कि भैया तुम अपनी समस्या की पूरी कहानी 1 घंटे सुनाओ। पता लगा कि आप उसकी 1 मिनट उसकी समस्या सुनते हैं और 1 मिनट में आप उसकी समस्या को बोध के स्तर पर समझ जाते हैं। वो कह थोड़ा सा रहा है लेकिन आप पूरी बात समझ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये केवल ये नहीं कि प्रशासनिक स्तर पर ही, बल्कि जीवन के लिए भी बोधगम्यता उतनी ही जरूरी है कि आपका बच्चा कुछ कह रहा है आप तुरंत समझ जाएं, आपकी माँ आपके पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं आप तुरंत समझ जाएं, वो कहे इतना ही थोड़ा सा रहे लेकिन आप ज़्यादा समझ जाएं। आपके और जो दोस्त हैं, समाज के में जो रहने वाले मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी है, वो कह थोड़ा सा रहा है लेकिन आप उसे समझ भी रहे हैं। उस हालांकि वो कह थोड़ा सा रहा है लेकिन आप उसे बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। और इन समझने में 2-3 चीजें शामिल हैं। वो जो कह रहा है लिटरल मीनिंग वो आपको शामिल है, लेकिन उसके माध्यम से जो वो कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है आप उसे भी समझ रहे हैं। अनुभव के स्तर पर भी आप उसे महसूस कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जो आप फिर एक्शन लेंगे, जो आपका एक्शन होगा वो ज्यादा व्यापक होगा। केवल व्यापक ही नहीं होगा बल्कि ज्यादा एप्रोप्रिएट भी होगा, क्योंकि आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। और उनकी समस्याओं को समझने के बाद डॉक्टर भी यही कहते हैं ना कि हमारा डायग्नोसिस हो जाए, डायग्नोस हो जाए, जो बीमारी है उसका कारण पता लग जाए। इलाज तो हमारे पास है, हर तरह की बीमारी का इलाज है।
जो इम्पोर्टेंट बात है वो डायग्नोस होना, कि बीमारी का कारण पता लगे कि बीमारी है क्या। तो अगर आप में बोधगम्यता की क्षमता है तो ये मान करके चलिए कि आप एक ऐसे सामाजिक डॉक्टर हैं, सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, और एक बार अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज भी कर लेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी सिविल सर्वेंट में ये क्षमता होनी चाहिए? देखिए, सिविल सर्वेंट आप बनने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दूसरों की समस्या को सुलझाने जा रहे हैं। लोगों से अपनी ये समस्या नहीं सुलझती और आप हैं कि कह रहे हैं कि मैं दूसरों की समस्याओं का निराकरण करूंगा। निराकरण कैसे करेंगे? निराकरण तो तभी कर सकेंगे जब आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो ये जो बोधगम्यता है, आप यूं कह लीजिए कि केवल लिखित परिच्छेद को ही बहुत अच्छे से समझने की क्षमता नहीं है, ये तो उसका टेस्ट कर रही है सिविल सर्विस, बल्कि ये उससे बहुत व्यापक है। ये लोगों को समझने की क्षमता है, बोध गम्यता। चाहे आप किताब पढ़ें, चाहे आप फिल्म देखें, चाहे आप फिल्मी गाने सुने, कुछ भी आपके कानों में जो पढ़ करके आपकी आंखों के जरिए जो आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, जो मस्तिष्क तक पहुंच रहा है उसे आप कैसे ग्रहण करते हैं, कितना अपने अंदर उसे विस्तारित कर सकते हैं, कितने उसके गहरे उतर सकते हैं, इसी को जानने की क्षमता का नाम है बोधगम्यता, और यही इसका सही और सटीक परिचय भी है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आपको यह बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि इनफैक्ट बोधगम्यता होती क्या है। डेफिनेटली जब हम इससे इससे जुड़ी हुई जो शब्दावलियां होती हैं, जो एग्जामिनेशन में अक्सर यूज़ की जाती हैं, उनके बारे में जब बातें करेंगे तो हो सकता है कि इसी तथ्य को आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, फिलहाल मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों ने पर्याप्त बातें कर ली हैं और मुझे अब अपने इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहिए। नमस्कार।